पढ़ लिया था, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। What is GST? GST is a destination-based tax charged on supply of goods and services. When it is effective 1st July 2017, the whole of India, including the state of Jammu and Kashmir, taxes not subsumed under the GST. ये taxes अभी भी अलग हैं, ये GST में शामिल नहीं हुए हैं, just like custom duty, road and passenger tax, stamp duty, property taxes, electricity duty, entertainment allowance levied by local bodies and toll taxes. फिर हम लोग ने ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी लाने की क्या जरूरत थी, ये हम लोग ने ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए हैं। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, जाहिर सी बात है जीएसटी से 3 लोग अफेक्ट होने वाले हैं, पहला ट्रेड, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा गवर्नमेंट। ओके, तो ये तीनों लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स हैं जीएसटी से, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया पिछले वीडियो में। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग क्या कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी कंपोनेंट्स में हम लोगों ने कल देख लिया सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। और फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर लोकल होता है तो सीजीएसटी लगता है, सीजीएसटी के साथ साथ एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगता है। यूटीजीएसटी पे कल काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ था, जिसमें हमें फाइनल हो गया था, हम लोग को मिला कि टोटल इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। देन अब हम लोग बात करेंगे, अगर हम किसी आउटसाइड द स्टेट अगर हम कोई सप्लाई देते हैं, देन वहाँ पे क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी चार्ज होगा। आईजीएसटी कोई नया टैक्स नहीं है, आईजीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बाकी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भारत में सिंगल जीएसटी नहीं इम्प्लीमेंट है, भारत में क्या है, ड्यूल जीएसटी है। ड्यूल जीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल जीएसटी है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट जीएसटी है। बाकी नेचर ऑफ लेवी हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेविड बाई सीजीएसटी चार्ज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट भी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एसजीएसटी यूटीजीएसटी चार्ज कौन करता है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी, और कलेक्ट भी कौन करेगा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। नेक्स्ट आईजीएसटी की बात करते हैं। ओके, व्हाट इज आईजीएसटी? तो आईजीएसटी में हम लोगों ने कवर कर लिया था कि आईजीएसटी बेसिकली लेविट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट भी कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखते हैं यहाँ पे, बाकी ये हम लोगों ने कल एग्जांपल सेट कर लिया था। कोई चीज़ दिल्ली से मुंबई गई तो जाहिर सी बात है दिल्ली मुंबई तो आईजीएसटी लगेगा। कोई चीज़ विद इन मुंबई जा रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा। मुंबई टू पुणे जा रहा है तो जाहिर सी बात है उस केस में क्या होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा, क्योंकि दोनों ही महाराष्ट्र में आता है। गोरखपुर टू लखनऊ है, देन सीजीएसटी एसजीएसटी लोकल सप्लाई है। लोकल सप्लाई, अच्छा यहाँ पे मैं शुड यूज किया हूँ, कई लोग इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई भी कहते हैं। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई और लोकल सप्लाई एक ही शब्द है। इंटर स्टेट सप्लाई या आउटसाइड स्टेट, दैट मीन्स ये आईजीएसटी। चंडीगढ़ टू अंडमान निकोबार अगर जा रही है गुड्स तो ऐसे में आईजीएसटी चार्ज होगी। एग्जाम्पल हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी, कौन पर्सन है जीएसटी पे करने के लिए, तो बताया था कि अगर कोई भी अगर बिजनेस अगर आप कर रहे हो, अगर आपका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख क्रॉस करता है ना, और अगर आप स्पेशल स्टेट कैटेगरी में हो देन आपका टर्नओवर कितने को क्रॉस करता है, 20 लाख क्रॉस करता है, देन यू आर लाइबल टू पे जीएसटी। ये थ्रेशोल्ड, इसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। तो थ्रेशोल्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट वो लिमिट होती है कि बनाई गई है कि इस लिमिट को क्रॉस करोगे तब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक। और स्पेशल स्टेट कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है ना। और ये यानी 7 सिस्टर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे लिमिट 20 लाख है, 20 लाख क्रॉस करोगे तब जाके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है आपको। लेकिन आपको मैं बता दूं कुछ ऐसे बिजनेसेस भी डिफाइन किए गए हैं जिसमें साफ साफ बोला गया है कि आपको थ्रेशोल्ड लिमिट से कोई लेना देना है ही नहीं। आप बिजनेस अगर कर रहे हो, आपका 40 लाख 20 लाख से कोई लेना देना, आपको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लाइक मैंने कल बताया था, किसी को कोई ध्यान है क्या? 2 पॉइंट्स मैंने बताए थे। नहीं सर, याद है आपने कहा था कि अगर वो दूसरे स्टेट में भेज रहा है तो उसको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। आप अगर मान लीजिए आपका 5 लाख भी टर्नओवर, आपने सपोज करो इंटर स्टेट सप्लाई करनी है, देन यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इमीडिएटली। थ्रेशोल्ड लिमिट पे कंसीडर मत करिए आप। बिना और अगर ई कॉमर्स भी यूज कर रहे तो भी जीएसटी लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही अमितेश। इस और पे अगर भी था, यस सर। बिल्कुल, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, है ना, अगर आप सपोज करो ऑनलाइन कोई सामान वामान बेचते हो, है ना,
तो आपको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आपको इस थ्रेशोल्ड लिमिट से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सही। नाउ एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीजें शामिल सर होती जितने स्टेट में लेंगे जितनी स्टेट में सप्लाई करेंगे उस सारे स्टेट से आपको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, आपने बताया था। है? स्टेट, हाँ, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है इसमें। जीएसटी में स्टेट अगर वाइज। आप 4 स्टेट से कर रहे हैं तो आप चारों स्टेट से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर 4 स्टेट में बिजनेस है तो मेरे चारों स्टेट में मुझे रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। यस सर, यस अगर सर। चारों स्टेट का टर्नओवर टोटल मिलाने के बाद 40 लाख क्रॉस करता है 40 के ऊपर जाता है। तो आप यस सर, यस सर। ठीक है। अब एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? तो एग्रीगेट टर्नओवर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एग्रीगेट टर्नओवर में 4 चीजें आती हैं। किसी में 4 चीजें क्या आती हैं हमने दिया है, फिर भी कोई बोले। जी हाँ भाई, जरूर। तो पहला होता है क्या? सर ऑल टैक्सेबल। सर गुड। सर हाँ बोलिए सूरज। हाँ सर, मान लीजिए अगर सर किसी स्टेट में सर अगर मतलब ये बहुत ही मतलब कम बिजनेस होते हैं तो फिर भी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं, अगर सपोज करो तुम्हारा यूपी में भी बिजनेस है, बिहार में भी बिजनेस है। यूपी में जो तुम्हारा बिजनेस चल रहा है वहाँ पे तुम्हारा करीबन 10 लाख का टर्नओवर है, और बिहार में जो बिजनेस है वहाँ पे करीबन 15 लाख का टर्नओवर है, तो दोनों मिला के 25 लाख हुआ ना। 40 लाख तो क्रॉस नहीं किया, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। लेकिन अगर तुम बिहार के जो तुम्हारी सपोज करो शिवान में शॉप है, तुम वहां से कोई सामान गोरखपुर में बेचना चाहते हो, तब ये इंटरस्टेट सप्लाई हुआ, तब तो आपको रजिस्ट्रेशन तुरंत लेना पड़ जाएगा, तब भले टर्नओवर क्रॉस करे या ना करे। लेकिन अगर शिवान में ना करे। सामान बेचते हो, गोरखपुर में जो बिजनेस हो गोरखपुर में ही बेचते हो, किसी दूसरे स्टेट में नहीं जा रहे हो, तो दोनों का टर्नओवर मिला लो, 40 का क्रॉस करेगा तभी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर सिंपल से हम लोग ये कह सकते हैं ना कि अगर आप अपनी स्टेट में ही हो तो आपको अगर टर्नओवर आपका 40 लाख से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 40 लाख से ऊपर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, अदर स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। ओके, सब लोगों को क्लियर हो गया ये पॉइंट? आगे बढ़ा जाए। अब एग्रीगेट टर्नओवर में यस कौन सी 4 चीजें शामिल होती हैं? सुशील बता रहे थे। पहला नंबर ऑल टैक्सेबल गुड्स और एग्जेम्प्ट गुड्स और और सर ध्यान से उतर गया, एक्सपोर्ट गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंटरस्टेट सप्लाई, है ना? यस इन चारों चीजों को शामिल करोगे तब एग्रीगेट टर्नओवर है। और इसी एग्रीगेट टर्नओवर अगर 40 लाख क्रॉस करता है, देन यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन। अब हम लोग बात करेंगे इसमें टैक्सेबल पर्सन की। टैक्सेबल पर्सन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एग्जांपल भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। डिफरेंसेस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग को प्रीवियस लिखना चाहिए। मैं इसको सही कर देता हूँ सबसे अच्छा। प्रीवियस यानी पुराना रिजीम और जीएसटी रिजीम। अब हम लोग को डिस्कस करना था, आईटीसी पढ़ने से पहले इसको हम लोग कवर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस में तो ये जो जितने भी डेफिनेशंस यहाँ दिए हैं, जितने लोग भी हैं क्लास में ध्यान रखें, जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारे डेफिनेशंस अंडर द जीएसटी लॉ है। जीएसटी लॉ में इनको कैसे डिफाइन किया गया? पहला है तो एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, सो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही है ऑल टैक्सेबल सप्लाई, है ना, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंटरस्टेट सप्लाई। ये चारों चीजों को जब ऐड करोगे तो एग्रीगेट टर्नओवर आता है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, कोई भी बताए। अगर बिजनेस कर रहा हूँ एग्जेम्प्टेड गुड्स का, एग्जेम्प्टेड गुड्स सब लोग समझते हो कर मुक्त, जिसपे कोई जीएसटी लगनी ही नहीं है। तो अगर मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स अगर बेच रहा हूँ और मेरा टर्नओवर 60 लाख है, 60 लाख का टर्नओवर है साल भर में, बताओ मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है? सर 60 लाख का है, अगर आप एक अदर स्टेट्स में नहीं ना जा रहे? नहीं, अपने स्टेट में ही बेचना है। सर देना पड़ेगा ना, क्योंकि 40 लाख से ऊपर जा रहा है, 60 लाख जा रहा था। यस सर, लेना है सर। इसमें लिखा हुआ है सर कि एग्जेम्प्टेड गुड्स पे है। सर फिर भी लेना पड़ेगा, 60 लाख से ऊपर है, एग्जेम्प्टेड है, फिर भी देना पड़ेगा। और किसी के दिमाग की बत्ती नहीं जली?
क्योंकि सर लॉ में लिखा हुआ है कि एग्जेम्प्टेड गुड्स पे भी लगेगा। बिल्कुल सही, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। यही चीज मैं समझाने के लिए ये चीज मैं क्यों? बताया था एग्रीगेट टर्नओवर। ध्यान रखना एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्टेड सप्लाई शामिल होगी जब टैक्सेबल सप्लाई होगा तब। टैक्सेबल सप्लाई के साथ हम जोड़ेंगे एग्जेम्प्ट सप्लाई, न कि एग्जेम्प्ट सप्लाई के साथ टैक्सेबल सप्लाई जोड़ना है। ये चीज ध्यान रहे। अगर कोई बंदा सिर्फ एग्जेम्प्टेड गुड्स बेच रहा है उसे कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अगर सपोज करो 60 लाख का मैंने एग्जेम्प्टेड सप्लाई किया, मैंने गलती से 2 रुपए की टैक्सेबल सप्लाई कर दी, ध्यान से सुनना, गलती से 10 रुपए, चलो 2 रुपए बहुत कम है, 10 रुपए की मैंने टैक्सेबल सप्लाई कर दी, तब मेरे टैक्सेबल सप्लाई में वो एग्जेम्प्ट सप्लाई शामिल हो जाएगा और मेरा टर्नओवर क्रॉस कर जाएगा 40 लाख। आई हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन। ये मामला समझ में आया? यस सर। यस सर। यानी सर पूरा सर एग्जाम्प्ट रहना चाहिए, टैक्सेबल नहीं रहना चाहिए। आप अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट ही करो। गलती से उसमें अगर टैक्सेबल गुड्स अगर जोड़े तब तो भैया, तब तो तुम्हारे टर्नओवर में एग्जेम्प्ट तो लेना पड़ेगा। हाँ, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी फिर शामिल कर ली जाएगी। इसी चीज का बस क्लियर ओके करना सर। आप लोग। ये पॉइंट सब लोगों को क्लियर हो गया? ओके सर। यस सर। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग कैपिटल गुड्स की। तो जी हाँ सुशील जी बताइए। कोई बंदा है एग्जाम्प्ट गुड्स का बिजनेस करता है, साथ में उसका एक शॉप है, वो गुड्स का भी बिजनेस करता है, तो क्या उसका को जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर हम लेते हैं तो केवल उसके नाम पे होगा? मान लीजिए अगर हम एग्जाम्प्ट गुड्स वो अपने टैक्सेबल गुड्स अपने वाइफ के नाम से बेचते, तो क्या उसको क्या दोनों में रजिस्ट्रेशन नहीं? देखिए, मेरे जहाँ तक आपकी टूटी फूटी भाषा समझी है, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा स्लो है, आप कहने का मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि एग्जेम्प्टेड गुड्स हम लोग किसी और नाम से बेच दें, किसी और नाम से, और टैक्सेबल गुड्स किसी और नाम से बेच दें, आप यही कहना चाह रहे हो? यस सर। ठीक है। यस सर। तो अगर आप दो अलग देखो, दो सर अलग, आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। हाँ ब्रेक हो रहा है, इनका होता है, सुशील जी का होता है, तो काफी दूरी पे है ये बैठे, इस वजह से। ठीक है, तो क्या है, लेकिन इनका पॉइंट बस रहने दो, मत ही बोलो, तुम मत ही बोलो, बस मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें सॉल्यूशन क्या है। अगर तुम दो नाम से तुम्हारा बिजनेस, अगर दो पैन पे अलग अलग लेकर के एक पे एग्जाम सप्लाई कर रहे हो और एक पे टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तो दोनों अलग अलग इंडिविजुअल हो गए। लेकिन अगर वो दोनों ही पैन तुम्हारा है तब तो भाई पकड़े जाओगे, दोनों टर्नओवर फिर एक में शामिल कर दिया जाएगा। नाम अलग होने से नहीं मतलब है, पैन होता है, क्योंकि आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड होता है। ठीक, तो इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है। सर पैन तो एक ही होता है ना? हाँ बिल्कुल, पैन एक ही होता है। तो सुशील खुश हो गया। चलो याद है। अरे नहीं सर, क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग हैं। हाँ सर न्यू एरा वाले भी बैठे हैं यहाँ। अरे हाँ पता है, तुम लोग भी खतरनाक क्वेश्चन पूछते हो। आगे देखते हैं, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब तक हम लोग पढ़ जाते, वो टाइप कर रहे थे तो कैपिटल गुड्स का मीनिंग हम लोग समझते हैं। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज, बस इतना ही डेफिनेशन है। जिस चीज को भी तुम अपने बिजनेस में कैपिटलाइज कर लो उसी को हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं। ये जीएसटी में इसकी डेफिनेशन दी गई है। आगे हालांकि और इन्होंने लिखा है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पर्सन क्लेमिंग इन द इनपुट आईटीसी, यानी वो जो कैपिटल गुड्स खरीदेगा ना उसकी भी आईटीसी इन्हें मिलेगी। अब आईटीसी पढ़ना जरूरी हो गया क्योंकि बार बार आईटीसी आ रहा है। विच आर यूज टू इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, है ना, जिसका हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस में। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को ग्रोथ पे लाने के लिए। ठीक, ओके। तो अब देखते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट। कैपिटल गुड्स का मतलब सबको समझ में आ गया? कैपिटल गुड्स का मतलब जिस चीज को भी आप अपने बिजनेस में कैपिटलाइज करोगे उसको बेचने वाले नहीं हो, तुम उसको अपने बिजनेस को में यूज करने वाले हो और बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसे यूज कर रहे हो। अब देखते हैं गुड्स का मतलब। सबसे इंटरेस्टिंग गुड्स का मतलब है, क्योंकि गुड्स का मतलब मैं बार बार आप लोगों को समझाता भी था
खासकर जब अकाउंट पढ़ाता था तो अकाउंट्स में मैंने आपको बता रखा था गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स का मतलब होता है अ प्रोडक्ट विच वी परचेज फॉर सेल, है ना। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है, गुड्स का यहाँ पे मतलब है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हर तरह की जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओके। गुड्स मीन्स एवरी सर मूवेबल की ट्रांसफरेबल? मूवेबल, मूवेबल इंश्योरेंस को, ठीक है। ओके, तो एक्शनेबल क्लेम हो गया, ग्रोइंग क्रॉप हो गया, ग्रास हो गया, थिंग्स अटैच्ड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड, जिसको फिर हम अलग करेंगे। अब जैसे क्रॉप है, क्रॉप को फिर बाद में हम जो लैंड से अटैच है उसको बाद में हम सेवर करते हैं ना, अलग करते हैं बिफोर सप्लाई, सप्लाई करने से पहले, अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। तो गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स का मतलब मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, गुड्स का मतलब बस आप इतना बोल दिया कीजिए, इतना बहुत है, जितना मैंने इसको हाईलाइट किया है। गुड्स का मतलब, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, ठीक। गुड्स का मतलब क्या है, एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ करके, बस। बाकी ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्रॉप व्रॉप ये सब आपका क्या है, गुड्स में आएगा, ये सब तो गुड्स में आता है। क्लियर हो गया सबको गुड्स की डेफिनेशन? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। नाउ नेक्स्ट, अब देखते हैं इनपुट का मतलब क्या होता है। इनपुट्स मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स used or intended to be used by a supplier in the course or furtherance of business, ठीक है। तो इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट का मतलब कोई भी गुड्स, एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स used for or intended to be used by a supplier in the course or furtherance of business। नॉर्मली इनपुट शब्द का यूज देखो हम लोग नहीं कर सकते, कंज्यूमर नहीं कर सकता, इनपुट शब्द का यूज सिर्फ और सिर्फ डीलर करेगा। और डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनपुट का मतलब क्या है, इनपुट का मतलब गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स को छोड़ देना, ठीक है। जिसको हम लोग किस लिए यूज करेंगे, अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स को छोड़ देना बस, अदर देन कैपिटल गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड्स तो हम बिजनेस में यूज करते हैं या बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। जब भी इनपुट शब्द का यूज करेगा तो इनपुट का मतलब हम लोग क्या इनपुट कर रहे हैं, इनपुट मीन्स एनी गुड्स, सीधा सीधा इतना मीनिंग। जैसे मैंने यहाँ बताया गुड्स का मतलब बस इतना ही समझो, आगे की लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे इनपुट का मतलब इतना ही समझ लो, बहुत है कि इनपुट का मतलब सिंपल सिंपल गुड्स है। इनपुट सर्विस तो समझ गए सब लोग, वो सर्विस मीन्स एनी सर्विस यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय अ सप्लायर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तुम कोई भी सर्विस अगर यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई भी सर्विस अगर तुम यूज करते हो किसके लिए, फर्दर सप्लाई, मतलब कोई और सप्लाई तुम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारा बिजनेस है किस चीज़ का, ऑटोमोबाइल का, है ना, और तुम उस ऑटोमोबाइल के बिजनेस को करने के लिए कुछ सर्विसेज भी लेते हो, ठीक है, जैसे इंश्योरेंस की सर्विसेज ले रहे हो, तो वो क्या है, वो इनपुट सर्विस में। अब चलिए देखिए, सबसे पहले अब हम लोग बात कर रहे थे इनपुट हो गया था, इनपुट सर्विस का मतलब क्या था। इनपुट सर्विस का मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया था, मीन्स एनी सर्विसेज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय अ सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, है ना। तो इनपुट सर्विस का मतलब क्या होता है, कोई भी सर्विस जो हम यूज़ कर रहे हैं या इंटेंडेड टू बी यूज फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर आप भी कोई सर्विसेज देते हो या गुड्स भी बेचते हो, कई बार ऐसा होता है जो गुड्स का डीलर होता है उसको भी कई सर्विसेज लेने पड़ते हैं, लेकिन वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़े से बात करें, अगर सपोज जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मान लो तुम्हारी कार ही तुम बेचते हो, तो कार बेचते हो तो तुम क्या करते हो कि तुमको इंटरनेट की भी तो सर्विस चाहिए, तो तुम इंटरनेट की सर्विसेज लेते हो मान लो वोडाफोन से, ठीक है, टेलीफोन की सर्विसेज भी ले रहे हो, तो ये सारी सर्विसेज तुम ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है ये सब क्या है, ये सब आपका किस में आएगा, इनपुट सर्विसेज, क्योंकि वो सर्विसेज लेना तुम्हारे लिए ज़रूरी है तुम्हारे बिजनेस को करने के लिए। अब हम बात करेंगे किसकी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की। वो अभी मैं बस इतना समझा दे रहा हूँ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे समझ लो जैसे अमूल है, मान लो अमूल की जो इंडस्ट्री, मान लो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है, गुजरात में, लेकिन उसका माल कहाँ बिकता है, उसका गुड्स कहाँ बिकता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अब अगर सिंगल प्लांट है किसी भी बिजनेस का, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं अमूल का एक एग्जांपल ले रहे हैं कि गुजरात में उसकी फैक्ट्री, लेकिन उसकी सप्लाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में होती है, ठीक है।
तो सवाल उठता है कि सेल तो उसका डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हो रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रहा है? अकेले गुजरात में। इनपुट कहाँ पे आ रहे हैं? अकेले गुजरात में। तो वो जो इनपुट हो रहा है उस इनपुट टैक्स की क्रेडिट कहाँ कहाँ ले पाएंगे? वो बाकी स्टेट में नहीं ना ले पाएंगे, क्योंकि उनका इनपुट सारा का सारा गुजरात में ही हो रहा है। तो जो गुजरात में जो आउटपुट होगा, सेल होगा, उसी के अगेंस्ट आईटीसी का फायदा वो ले सकेंगे। लेकिन वो चाहते नहीं, हमें अपने इनपुट टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किसमें? डिफरेंट स्टेट्स में। उसके लिए वो आईएसडी रजिस्ट्रेशन भी लेते हैं। तो आईएसडी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, क्या कैसे इसको करते हैं, इसको और अच्छे से समझेंगे हम लोग। पूरे एक चैप्टर है हमारा इस पे, आईएसडी पे, उसमें, और वहाँ पे हम लोग ये सेक्शन 31 को भी अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स, ठीक है, सर हम ये पूछें यूनियन टेरिटरी टैक्स पेड क्या होता है? यूनियन टेरिटरी टैक्स क्या होता है ये तुम पूछ रही है? अच्छा, ये पॉइंट हुआ ना। यूनियन टेरिटरी टैक्स यानी कि जैसे हम लोग का एसजीएसटी लगता है, स्टेट जीएसटी। हाँ सर। यूनियन टेरिटरी में अब स्टेट जीएसटी नहीं ना लगता है। यूनियन टेरिटरी में क्या लगता है? यूनियन टेरिटरी जीएसटी लगती है, यूटी जीएसटी इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके। अब देखते हैं यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है। क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, यानी जो हम खरीदारी करते हैं उस पर जो हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स को हम लोग क्या करते हैं? आउटपुट टैक्स में से माइनस करते हैं। उसी को हम लोग आईटीसी कहते हैं। ये छोटा छोटा डेफिनेशन इसमें दे रखा है। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है? जब हम अपने स्टेट में ही कोई सामान क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये तो सबको पता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है, यहाँ पे डिफिनेशन दिया है। और नीचे क्या दिया है? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे रखा है। यानी भाई अगर हम सर्विसेज अपने स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, और इन दोनों के लिए यहाँ पे सेक्शन वाइज इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो अभी इतना सेक्शन पे हाईलाइट मत करो तुम लोग, इन दोनों ही सेक्शन में डिफाइन किए गए। नेक्स्ट, इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस सब लोग को पता है। इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस मींस द टैक्स इनवॉइस रेफर्ड इन सेक्शन 31। अगेन 31 की बात किया। ओके, अब बात करते हैं हम लोग किसको। अब हम लोग जैसे कि सब लोग बात कर रहे हैं इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है? यानी कि सर्विस जो हम सप्लाई ले रहे हैं in relation to a person, shall means receipt of goods, services and both, whether by purchase, acquisition, any other means without consideration। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं इनवर्ड सप्लाई की, तो इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है? ठीक है, तो इनवर्ड सप्लाई का मतलब सिंपल सा है कि कोई भी जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम खरीदारी कर रहे हैं, जो भी हम परचेजिंग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए। कोई भी चीज़ अगर हम परचेज कर रहे हैं बिजनेस में, हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनवर्ड सप्लाई। इवन दो कैपिटल गुड्स भी अगर हम खरीद रहे हैं, तो उसको भी हम लोग इनवर्ड सप्लाई में लाएंगे। यानी इनवर्ड सप्लाई में दो चीजें आ गई, गुड्स, क्योंकि सर उसमें मैन्युफैक्चरिंग करना होता है ना, तो इसीलिए बिल्कुल, इनवर्ड सप्लाई एज वेल एज कैपिटल गुड्स। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? जॉब वर्क का मतलब समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब वर्क? जॉब वर्क का मतलब सिंपल सा है, अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं और उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए कहीं भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉब वर्क। फर्दर ट्रीटमेंट का मतलब, मान लीजिए हम गारमेंट्स की कंपनी है, हम गारमेंट्स तैयार कर रहे हैं हम, लेकिन अब सोचते उस गारमेंट के ऊपर कोई लोगो लगाना है। अब वो लोगो लगाने का काम हमारा नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं? इसको फर्दर किसी दूसरी कंपनी को भेजते हैं, वहाँ लोगो लगा के फिर वो प्रोडक्ट हमारे पास वापस आता है। तो वो जो कंपनी लोगो लगा के हमें दे रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? जॉब वर्क। या एक सबसे अच्छा सिंपल एग्जांपल जॉब वर्क का है, अगर आप दर्जी का काम समझो, तो जैसे हम लोग अपना कपड़ा ले जाते हैं, उन लोगों से सिलवाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो जॉब वर्क कर रहे हैं। फर्दर प्रोसेसिंग जिसको हम लोग कहते हैं, मीन्स एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकिंग बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, एंड द एक्सप्रेशन जॉब वर्कर्स शैल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। जॉब वर्क का मतलब क्या हुआ? कोई भी ट्रीटमेंट कह लो, कोई भी प्रोसेस कह लो, जो किया जा रहा है किसके द्वारा? बाय अ पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा, ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन।
यानी किसी और के प्रोडक्ट पे हम प्रोसेस करके हम कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जॉब वर्क। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। मैंने एक एग्जाम्पल जैसे आप लोग को बताया कि एक दर्जी का काम हो गया, तो वो क्या करता है, वो दूसरे के कपड़े के ऊपर वो अपना बस प्रोसेस करके उसे फिर फर्दर सप्लाई कर देता है। ठीक इसी तरह से मान लो मैं अगर सपोज करो मैं बैग बनवाता हूँ और फिर बैग पे मैं चाहता हूँ कि उस पर न्यू एरा या ICA इस तरह का कोई वर्ड लिख दिया जाए, तो उसके लिए मैं किसी और को दे रहा हूँ। बैग मैंने खरीदा और उनको बस इस चीज़ को प्रिंट करने के लिए दे रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, इसको भी हम लोग फर्दर प्रोसेस कहेंगे, यानी ये भी क्या है, किसमें आएगा, जॉब वर्क में आएगा। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब क्या है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। अब वेयर सप्लाई रिसीव्ड, मोहसिन ध्यान रखना कि ये सब अभी हम लोग लोकेशन पे आगे बढ़ेंगे, अभी हम लोग शॉर्ट डेफिनेशंस पढ़ते हैं क्योंकि वरना बोर हो जाओगे सब लोग। ओके सर। अब यहाँ पे हम लोग आउटवर्ड सप्लाई, जिस तरह से इनवर्ड सप्लाई है वैसे आउटवर्ड सप्लाई है, कोई भी चीज़ अगर हम सेल आउट कर रहे हैं, है ना। और सप्लाई का मतलब, सप्लाई की डेफिनेशन भी हमें पढ़नी है, सप्लाई में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं, सेल, बार्टर, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज, लाइसेंस, ये हम लोग डेफिनेशंस पढ़ेंगे अभी सप्लाई की डेफिनेशन में। प्लेस ऑफ बिजनेस छोड़ दो इसे, प्लेस ऑफ बिजनेस वैसे सब लोग समझते हो, जहाँ से हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM भी हम लोग आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। हाँ, गुड्स की डेफिनेशन पढ़े थे, अब आप सर्विस की डेफिनेशन पढ़ लो। छोटे छोटे डेफिनेशन अभी पढ़ा रहा हूँ। गुड्स का मतलब सबने भी पढ़ा था, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जबकि सर्विसेज का मतलब क्या होता है, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो सर्विसेज का मतलब क्या होता है, एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सर्विस कहते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ जोड़ा गया, मनी एंड सिक्योरिटीज़, यहाँ पे भी बोल दिया गया। अदर देन गुड्स है मनी एंड सिक्योरिटीज, याद होगा हम लोग गुड्स की डेफिनेशन में भी पढ़े थे, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। और सर्विसेज में भी साफ साफ लिख दिया गया है, मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। यानी मनी एंड सिक्योरिटीज ना तो गुड्स हो सकता है, मनी एंड सिक्योरिटीज ना तो सर्विसेज हो सकता है, ये चीज़ तो क्लियर है। बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड। हाँ बोलो बोलो। हो सकता है, सिक्योरिटी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखो सिक्योरिटीज और मनी तो सबको समझ में आ ही रहा होगा, मनी क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो लीगल टेंडर है ना। और सिक्योरिटीज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सिक्योरिटीज भी क्या होती है, एक एसेट की तरह है, ये वो भी इस तरह से हम लोग बोलते हैं उसको पेपर एसेट। जैसे आपका करेंसी नोट होता है वैसे ही आपका सिक्योरिटीज होता है। सिक्योरिटी इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती है ना, इसलिए। ठीक है, वो कैश के एक्सचेंज में यूज की जाती है। तो सर्विसेज means any kinds of other than goods, money and securities, but includes activities relating to the use of money or its conversion by cash, by any other mode, form and form, currency or denomination to another form, currency, denomination, where a separate consideration is charged। इसका मतलब है सर्विसेज में ठीक है गुड्स मनी सिक्योरिटीज नहीं आती, लेकिन सर्विसेज में क्या चीज़ इंक्लूड की जाएगी, अगर तुम मनी को एक्सचेंज कर रहे हो, मनी को एक्सचेंज समझते हो ना, मनी एक्सचेंज वाले बहुत सारे बैंक रोड पे आपने देखा है, बहुत सारे एक्सचेंज वाले का जो होता है उसी को। बिल्कुल 2000 का नोट आप लेके आपने बोला 100 के नोट दे दो, तो वो देता है, लेकिन उसके बदले वो कुछ चार्जेस लेता है, वो चार्जेस काटता है फिर। हाँ बिल्कुल, तो वो क्या है, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएगा, वो मनी एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, चाहे वो डॉलर से रुपीस में कर रहा हो। हाँ बोलो। लीगल है वो? हाँ हाँ बिल्कुल लीगल है, जितने भी वो सब बैठे सब भाई लाइसेंस ले रखे होते हैं, बिना उसके वो सब बिजनेस नहीं करते ना। और जैसे UAE एक्सचेंज में चले गए तुमने क्या किया, तुम्हारे पास दरहम था, तुमने उसको रुपीस में कन्वर्ट कराया, करेंसी हो गया। डिनोमिनेशन तुमने बड़े डिनोमिनेशन से छोटे डिनोमिनेशन में चेंजेस कराया, टू अनदर फॉर्म। बस ये सारे के सारे क्या क्या हाँ सर, SR+ में होता है। SR+ में होता है ना, तो ये सब SR+ में गए थे ना हाँ सर। रिव्यू देने, तो ये सब जाहिर सी बात है, ये सब किस में आएगा, ये सब सर्विसेज में आएगा। अगर मनी को यूज करके कोई पैसे बना रहा है तो उसको हम लोग सर्विसेज में डाल दें। नेक्स्ट, सप्लायर। हु इज सप्लायर इन, अगर जो मनी पे इंटरेस्ट लेते हैं वो वाला, वो भी तो आएगा ना? कौन सा? मनी पे जो इंटरेस्ट लेते हैं
वो तो सर्विस है ही भाई, सारे बैंक तो यही करते हैं, उधार देते हैं और उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं, वो तो सर्विस में आएगा ही। लोग भी तो करते हैं सर। क्या करते हैं? वो मनी लेंडर्स होते हैं। हाँ, लेंडर्स, मनी जो लेंड कर रहे हैं, वो सब भी लाइसेंस लेके काम करते हैं भाई। बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी इस तरह से काम करते हैं, देखा होगा। नहीं सर, वो सब जो गाँव में होता है, वो जैसे साहूकार होकर जमींदार उधर, वो सब ऐसे ऐसे जो मनी सूद पर लैंडरिंग का पैसा जो काम। देते हैं हाँ, उसके लिए कोई वही लाइसेंस नहीं सब। लेते हैं। उन्हें देसी बैंकर कहते हैं। जो गांव में हम्म। महाजन साहूकार होते हैं उन्हें भी देसी बैंकर बोला गया है। ठीक है, जी सर। चलिए देखते हैं और सप्लायर। सर उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया जाता है? उसके लिए लाइसेंस होता है। नहीं लेते हैं, नहीं नहीं, होते हैं, लाइसेंस होते लेकिन हैं। लेते होता नहीं है हैं। बट कोई लेता नहीं है, क्योंकि वहां पे प्रधानी होती है, वैसे ही मतलब इतना होता है, कोई बोलता नहीं उनको। अनीशा, अनीशा है क्या? नहीं है। है सर। अनीशा है ना? चलो ठीक। हाँ हाँ सर सर। होगी। ओके, अब चलिए देखिए यहाँ पे सप्लायर इन नहीं सर अभी लगता है नहीं है अभी, हो सकता है बैक हो गया और फिर ज्वाइन करेगी अभी। एक मिनट, नहीं आए तो है, वही है ना, किसी को एंट्री देते समय मैं बड़ा संभल के दे रहा हूँ। हाँ 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 सर अनीशा की मांग रही। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, सप्लायर की। इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सेल मीन्स द पर्सन सप्लाइंग द सेट गुड्स और सर्विसेज। सिंपल सी बात है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सप्लायर कहेंगे। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अब जरूरी नहीं कि आप सप्लायर ही हो, अगर आप सप्लायर के एजेंट भी हो ना तो भी आपको सप्लायर ही बोला जाएगा। अगर आप सप्लायर के एजेंट हो, आप अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट आप कोई सामान बेच रहे हो, आप एजेंट हो, मैं मान लो बाटा का एजेंट हूँ, मैंने बाटा का गुड्स मैं उठा के बेच रहा हूँ, तो मैं भले उसका एजेंसी चला रहा हूँ लेकिन सप्लायर मेरे को भी बोला जाएगा। ठीक, जैसे एजेंसी बेस्ड बिजनेस बहुत सारे होते हैं ना, इसलिए इनको कहा गया कि एन एजेंट एक्टिंग एज सच ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर इन रिलेशन टू द गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी किस में आएगा, वो भी सप्लायर के डेफिनेशन में आएगा। अब जीएसटी रेट कितने हैं, मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर है। जैसे सर व्हीकल की एजेंसी होती है। बिल्कुल, व्हीकल की एजेंसी होती है, इवन बाटा की जितनी शॉप है इन सबको एजेंसी ही बोला जाता है। जी ठीक, सर। अमूल का भी देखा होगा, अमूल के भी एजेंसीज होते हैं, सबकी एजेंसीज होती है। जीएसटी रेट्स, जीएसटी रेट सबको पता है। एग्जेम्प्टेड में क्या क्या आते हैं, जो बहुत ही नेसेसरी चीज़ें हैं, जो डेली की चीज़ें, मिल्क, वेजिटेबल, मीट, न्यूज़पेपर, ये सब क्या एग्जेम्प्टेड में है। 5% में क्या आएगा आप लोग देख सकते हो, टी, स्पाइसेस, मसाले यानी कोल, ब्रांडेड वीट, राइस एक्सेट्रा, अगर ब्रांडेड है तो। अनब्रांडेड वाले अगेन उस पर 0% है, एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट 12% में क्या आता है? अच्छा, मेडिसिन बताओ कितना आता है मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन में भी मैक्सिमम मेडिसिन को किस में रखा गया है, 5% पे। नेक्स्ट 12% में क्या आता है, बटर, सेलफोन्स, लॉटरीज, ये सब किस में है, 12% में। 18%, हालांकि ये बहुत बड़ी लिस्ट है लेकिन इसमें छोटा सा ओवरव्यू दिखाया गया है ताकि आप लोग को दिमाग में सेट रहे कि हाँ कम से कम इतनी चीज़ों को हम। 6% हुआ है। क्या चीज़? इस समय 6% और बढ़ा है सेलफोन। किसके ऊपर? सेलफोन पर। सेलफोन के तो 12% है। सर 18% हो गया। 18 हो गया है, अच्छा ठीक है, यस सर। ठीक, तब ठीक है। 6% बढ़ा। अच्छा ठीक है, तो इसको हम हटा ही देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, लैपटॉप, प्रिंटर एंड सर्विसेज। सर्विसेज के ऊपर कितना लगता है, 18%, यानी कोई भी सर्विस सप्लायर, बैंक हो गया, ये सब कितना परसेंट टैक्स देते हैं, 18%। अब लैपटॉप, प्रिंटर, इन सब के ऊपर कितना है, 18% है। 28% में दो कैटेगरी आती है, एक विदाउट सेस होता है, विद सेस होता है। विदाउट सेस 28% में शैम्पू, पेंट, एसी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा है। लेकिन अगर विद सेस की बात करें कि उस पर सेस भी लगेगा। अब ये सेस क्यों चार्ज हो रहा है, इसके लिए छोटी सी स्टोरी मैं आपको जल्दी से सुनाऊंगा और इसको ख़त्म करूंगा। सेस क्यों लगाया गया?
पहली चीज तो जब जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया पूरे भारत में, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जिनकी रेवेन्यू अच्छी खासी थी, जैसे गुजरात स्टेट है या समथिंग। बहुत सारे स्टेट आपने याद होगा कि जीएसटी का भी विरोध कर रहे थे। तो जीएसटी का विरोध करने का उनका मेन मकसद यही था कि क्या था कि अगर जीएसटी आ जाती है तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब सप्लायर स्टेट को टैक्स नहीं मिलेगा, जो स्टेट खरीदेगी गुड्स उस स्टेट को टैक्स मिलेगा। जब तक इससे पहले क्या था, जीएसटी से पहले क्या था, जिसे जीएसटी से पहले ये था कि जो सामान जो स्टेट बेचती थी उसको टैक्स मिलता था। लेकिन जीएसटी में उल्टा हो गया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया। जो स्टेट गुड्स को खरीदेगी उसको टैक्स मिलेगा। इसी वजह से बहुत सारे स्टेट्स जो खासकर एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, दूसरे स्टेट्स में ज़्यादा बेचते थे सामान, वो इसका विरोध करने लगे कि भाई जीएसटी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जीएसटी आएगी तो टैक्स का पैसा मुझे ना मिल करके सामने वाले स्टेट को मिलेगा जो खरीदारी करेगा। बात समझ में आई मोहसिन? हाँ सर। तो फिर अब सवाल उठता है कि उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, तो गवर्नमेंट को चूंकि सबको मनाना था, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपका नुकसान हम नहीं होने देंगे। तो हुआ फिर क्या करेंगे, कैसे हमारे नुकसान की भरपाई, नुकसान तो हमें होगा ही होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, क्या करते हैं, आप 5 साल तक जो भी आपको रेवेन्यू लॉस होगा वो रेवेन्यू लॉस की भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर गुजरात की अगर सपोज करो साल भर की इनकम 20,000 करोड़ है, और अगर जीएसटी के आने की वजह से उसका टैक्स का कलेक्शन 20,000 करोड़ से घट के 15,000 करोड़ हुआ, तो 5,000 करोड़ कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सॉल्व तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह तो दिया, फिर बाद में वो खुद फंस गई। तो जो भी टैक्सेस हम ले रहे हैं 5%, 12, 18, 28, उसमें आधा ही हमें मिल रहा है, आधा तो सेंट्रल, आधा तो स्टेट गवर्नमेंट ले रही। आधे पैसे में हम देश के ऊपर खर्च करेंगे कि बैठ के इनको कंपनसेट करते रह जाएंगे? तो जो 5,000 जो रेवेन्यू लॉस है उसको कंपनसेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आइडिया निकाला। उसने सिंपल सा बोला कि चलो हम सेस लगाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेस चार्ज किया कि अब हम सेस चार्ज करेंगे, और इस सेस का जो रेट होगा, ठीक है, ये वी विल डिसाइड, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड इन जीएसटी काउंसिल मीटिंग। तो सेस सर से सेस लग्जरी आइटम्स पे लगते हैं ना? हाँ, इसीलिए सेस को सिर्फ इन्हीं ऐसी चीज़ों पे ही रखा गया, ठीक है, जिनका सेल बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं, मतलब नेसेसिटी चीज़ों को छोड़ दिया गया। सिर्फ 28% वाली चीज़ों में ही कुछ ऐसी चीज़ों को कवर किया गया जो बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हैं, जिसको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करना चाहती है गवर्नमेंट, वहाँ पे इन्होंने सेस लगा दिया। जैसे आप ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हो, कार, एरोप्लेन, टबैको, पान मसाला, एरेटेड वाटर। एरेटेड वाटर मतलब यही जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो। पान मसाला हो गया, टोबैको, वैसे भी इन सब चीज़ों के ऊपर वैसे भी मना करती है गवर्नमेंट। कार, एरोप्लेन, तो ये सब चीज़ें जो मतलब अच्छी, मतलब बहुत लग्जरी चीज़ें हैं या फिर नुकसानदेह चीज़ें हैं, इनके ऊपर सेस चार्ज किया गया। और सेस का रेट यहाँ पे ध्यान रखना, 28% जो टैक्स लगेगा इसके अलावा लगेगा। और सेस का रेट अगर तुम देखोगे तो 1% से लेकर के करीबन 290% तक का सेस है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल एरेटेड वाटर लेता हूँ, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक के ऊपर आपको पता है 28% तो जीएसटी ऐसे है, 12% सेस भी लगता है। तो 12 और 28 मिला के 40% हो गए। यानी अगर हम 100 रुपए की कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हैं तो समझ लो 40 रुपए हम जीएसटी दे रहे हैं, जीएसटी विद सेस दे रहे हैं। ठीक। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था। अब आप लोग को मैं जल्दी से दिखा दे रहा हूँ सेस का चार्ट। आप लोग भी कभी भी गूगल कर सकते हो इसको, सेस को। ठीक है, यहाँ पे है आपका सेस। सीबीआईसी एक साइट है, सीबीआईसी, या सीधे लिख देना यार इसको, सेस इन जीएसटी। वेबसाइट बता दूं, आ ही गया, कंपनसेशन सेस। अच्छा, इसको बोलते हैं कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस इसका पूरा नाम है।
सेस रेट्स इन जीएसटी। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है ये चार्ट 11 मोर रो। अच्छा ठीक है। टैली में दिखा रहा है, चलो ठीक है, इसी से पढ़ लो। अब देखो विच गुड्स विल अट्रैक्ट जीएसटी सेस, तो कोल हो गया, इसमें तो 400 रुपये पर टन है, हिसाब से है, टन वाइज लग रहा है। पान मसाला के ऊपर 60% है सेस, यानी 28% तो जीएसटी लगती ही है, 60% क्या लगता है सेस भी, दोनों मिला के कितना हो गया 88% हो गया। एडिटेड ड्रिंक्स के ऊपर अच्छा बढ़ा दिया, 12 से 15% हो गया दादा, अभी तक हम 28 और 12 समझते थे। एडिटेड वाटर बोलते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक ले लो, एक कोल्ड ड्रिंक। है ही मोहसिन, म्यूट करो। अब देखते हैं आगे। मोटर व्हीकल ऑफ इंजन कैपेसिटी एक्सीडिंग 1200 सीसी, ये तो समझते हो क्यूबिक कैपेसिटी, एंड लेंथ एक्सीडिंग 4000 mm, तो वहाँ पे 15% सेस है। तो ये सेस के रेट आप देख रहे हो, बस देख लो, आप लोग ऐसे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसमें कंप्लीट नहीं है, कुछ ही चीज़ों के सेस के रेट दे रखे हैं। सर आज और भी टॉपिक है? नहीं बस हो गया कंप्लीट सेस। आईटीसी कल ही पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है सर, क्योंकि हमको जाना भी 12 बजे। मैं ओवर भी कर रहा हूँ। ठीक है सर अटेंडेंस सर ले लेते हैं।